दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर्ष दैया हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8वीं रैंक आई है। एसएससी जेई प्री को मैंने कैसे अटैम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया और कौन से क्वेश्चंस को मैंने अटैम्प्ट किया, उसका एनालिसिस हमने देख लिया था। अब हम एसएससी जेई का जो पेपर 2 है उसको देखेंगे, मैंने कैसे अटैम्प्ट किया। उससे पहले मैं आपको जो मैंने रैंक आईक्यू पर अपना डाटा चेक किया था वो दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने पेपर 2 के अंदर केवल 83 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 79 क्वेश्चन करेक्ट थे और मेरी एक्यूरेसी 95.18% थी। मेरे टोटल मार्क्स 233 थे। ये रैंक आईक्यू पे जो मैंने डाटा चेक किया है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कौन से क्वेश्चन को किया। मैंने केवल आसान क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके किया और मुश्किल क्वेश्चन या जो बिल्कुल डाटा बेस क्वेश्चन थे, नया डाटा बुझ रखा था, उसको मैंने देखते ही छोड़ दिया। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इससे आपको ये पता चलेगा पेपर में कौन से क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को आप देखते ही छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस अब हम शुरू करते हैं पेपर 2 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील विद। तो ये बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन है। आरसीसी के अंदर हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पढ़ते हैं और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पढ़ते हैं। सर्विसिबिलिटी के अंदर ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, जैसे लीकेज ऑफ वाटर, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और कोलैप्स के अंदर अगर स्ट्रक्चर कंप्रेशन में फेल हो रहा है, टेंशन में फेल हो रहा है तो वो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर केवल एक ही सेकंड नंबर ऑप्शन था, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर अंडर द मैक्सिमम डिज़ाइन लोड। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आता है। इजी क्वेश्चन था, ये मैंने देखते ही अटैम्प्ट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द पार्टिकल बोर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहले स्टेटमेंट में देखते हैं IS 3129। अब IS 3129 मैंने आज तक कभी नहीं देखा हुआ था और ऊपर से इसमें 1985 का कोई कोड है और इसके अंदर पार्टिकल बोर्ड जो लो डेंसिटी है उसकी मैक्सिमम थिकनेस कितनी होगी, इस चीज़ के बारे में इसने क्वेश्चन किया हुआ है। तो ये ठीक होने के चांस मुझे नहीं लगता कि 1% स्टूडेंट ने भी कभी इस कोड को पढ़ा होगा, और अगर कभी पढ़ा भी होगा तो इस टाइप की चीज़ें थ्योरी उसने पढ़ी होंगी। तो इस क्वेश्चन को आप स्टेटस देख सकते हो, नोट आंसर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दो आप। पेपर में इजी क्वेश्चन बहुत आएंगे, उनको अटैम्प्ट करो बस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q बेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ नेचुरल बिल्डिंग स्टोन फॉलोइंग IS कोड एंड सी दी करेक्ट ऑप्शन। नेचुरल बिल्डिंग स्टोन की टेस्टिंग के बारे में है और वो भी IS कोड के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सीयर स्ट्रेंथ एंड द टेस्ट पीस ऑफ द नेचुरल बिल्डिंग स्टोन टेस्टेड यूजिंग जॉनसन सीयर टूल। जॉनसन सीयर टूल मैंने पेपर में पहली बार वर्ड सुना था और उसके अंदर जो सीयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये भी मैंने पहली बार देखा था। और इसका जो क्या सेकंड स्टेटमेंट है, IS 1126 1974, ड्यूरेबिलिटी वैल्यू ऑफ द स्टोन शैल बी एक्सप्रेस इन द परसेंटेज एज ए चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमन। अब ये IS कोड तो मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी वैल्यू है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ, जो परसेंटेज वॉल्यूम चेंज होती है उसके टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है P नंबर, वो कभी नहीं पढ़ी हुई थी, तो इस क्वेश्चन को मैंने आंसर नहीं किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करना भी नहीं होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग सीधी 2/3 थी। वो 2/3 नहीं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द बिहेवियर स्टडी ऑफ सोयल इन विच द जीरो एयर वोइड यूनिट वेट इज फाउंड। तो जीरो एयर वोइड यूनिट वेट हम सोयल के अंदर कौन से टेस्ट में करते हैं? हम कॉम्पैक्शन के टेस्ट में करते हैं, जो प्रोक्टर के टेस्ट होते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन के टेस्ट होते हैं। उसके अंदर हम जीरो एयर वोइड क्या यूनिट वेट निकालते हैं, यानी कि ड्राई यूनिट वेट निकालते हैं। तो कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो
जैसे अब दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए 2 नंबर 3 नंबर, ये मैंने देखते ही छोड़ दिए, इसे मैंने 5 से 10 सेकंड मुश्किल ली होगी। और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आया, इसको मैंने ये क्वेश्चन पढ़ते ही हो जाता है। तो जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए तो ज़्यादा माइंड पे प्रेशर लेने की ज़रूरत होती नहीं है, इजी क्वेश्चन भी आएंगे पेपर के अंदर काफ़ी सारे, उनको करते जाना है और मुश्किल को छोड़ते जाओ। 5 नंबर क्वेश्चन, गिवन स्टेटमेंट P एंड Q pertaining to the propagation of the sound wave and select the most appropriate option with respect to the correctness of the statement। साउंड वेव कैसे प्रोपोगेट होती है उसके बारे में पूछ रखा है, यानी कैसे चलती है साउंड वेव। तो साउंड वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चलती है सेबाइन फार्मूला की वजह से। अब पहली बात तो साउंड वेव के बारे में ही हम कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं इस टाइप की कोई चीज़। और ऊपर से फिर ये सेबाइन फार्मूला वगैरह देखा, तो ये देखते ही मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ, तो इसको अटैम्प्ट करने का मतलब क्या है। तो अब तक 5 क्वेश्चन हुए हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए। अब 6th नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन वैल्यू फ्रॉम द मास कर्व ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल का मास कर्व है वहाँ से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, और जो प्रेसिपिटेशन क्यूमुलेटिव यानी कि अब तक कितनी बारिश हो चुकी है वो दे रखी है इसके अंदर। अब इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। पहले स्टेटमेंट है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 15 इज मोर देन द टाइम इंटरवल 60 to 75। टेबल देखिए हमने, 0 से 15 मिनट के अंदर बारिश हुई है 6 mm की, और 60 to 75 बारिश हुई है 5 mm की। और स्टेटमेंट में क्या कह रखा है ये कि 0 से 15 के दौरान ज़्यादा बारिश हुई, यानी कि 6 mm बारिश हुई है 0 से 15 मिनट, और 60 से 75 के दौरान 5 की, तो ठीक है। अब दूसरी स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 30 to 45। 30 से 45 मिनट के बीच में कोई बारिश नहीं है। आप क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखिए 15, यानी बारिश इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि कोई बारिश नहीं हुई। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक थी। तो इस क्वेश्चन में इतनी नॉलेज की भी ज़रूरत थी नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, कर सकते थे, तो मैंने इसको कर दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मैं करता गया, और मुश्किल क्वेश्चन में छोड़ता गया। 7 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें लेसिंग बैटन सिस्टम दिया हुआ और ये हमको आइडेंटिफाई करना था। इसमें बैटन तो है नहीं, बैटन तो स्ट्रेट होते हैं, जो इनक्लाइन वाला मेंबर होता है उसको लेसिंग बोलते हैं। और डायग्राम में 2 लेसिंग चल रही हैं, तो ये डबल लेसिंग हो गई, डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग। तो 3rd नंबर ऑप्शन, इसको मैंने अटैम्प्ट कर दिया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते हुए अपने को चलना है पेपर के अंदर। पेपर में अपने को ये नहीं सोचना कि 120 मिनट और 100 क्वेश्चन है। पेपर में अपने को टारगेट ऐसे लेके चलना है कि 2 घंटे हैं, यानी 120 मिनट है, और 70 से 80 क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो उससे हमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, हम इजीली क्वेश्चन को रिलैक्स होकर कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो हम ऑप्शन को पढ़ा मैंने, और इनकरेक्ट मेरे दिमाग में वो कर लिया कि हाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी। पहला ऑप्शन था लीड के बारे में, जो लीड को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी दिमाग की समस्याएं हो सकती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। फिर दूसरी स्टेटमेंट थी सल्फर डाइऑक्साइड से कैंसर हो सकती है, म्यूटेशन हो सकती है, और रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब सल्फर डाइऑक्साइड से कैंसर होती है या म्यूटेशन होती है इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि सल्फर डाइऑक्साइड रेडियो एक्टिव नहीं होती। रेडियो एक्टिव यानी कि जो परमाणु बम वगैरह में रेडिएशन वगैरह जिसमें होती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो नॉर्मल गैस होती है, हमारे सराउंडिंग के आसपास भी होती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो कोई उससे रेडिएशन थोड़ी ना निकलती है, रेडिएशन तो बहुत खतरनाक होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई इस रेडियो एक्टिव वाली बात से, क्योंकि इतना मेरे को पता था कि सल्फर डाइऑक्साइड रेडियो एक्टिव तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन मैंने 3rd और 4th पॉइंट भी पढ़ लिए कन्फर्म होने के लिए, क्योंकि 3rd था कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड इरिटेट द लंग एंड कोज ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, तो इसके ऊपर मैं कन्फर्म नहीं था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने से मेरे को बिल्कुल कन्फर्म हो गया था कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो एक इजी क्वेश्चन ही था ये भी। 9th क्वेश्चन, द मिनिमम लेंथ ऑफ टंग रेल इन केस ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक।
अब किसी ने इसको पढ़ा होगा कि ब्रॉड गेज के अंदर टंग रेल की कितनी लेंथ होती है, वो कर देगा। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करी इसको। 10th नंबर क्वेश्चन, एज पर IS 456 द pH ऑफ वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट शैल नॉट बी लेस देन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस, और 3-3 नंबर के ये सभी क्वेश्चन हैं। RCC के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि pH 6 से कम नहीं होना चाहिए। 11th नंबर क्वेश्चन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल इज बेस्ड ऑन, जो सोयल का टेक्सचर होता है। अब इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके भी समझ सकते थे, अगर किसी को टेक्सचर का मतलब नहीं पता। टेक्सचर यानी कि एक टाइप से फील कैसी हो रही है, उसका टेक्सचर कैसा है, तो वो ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करती है केवल। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्क कह सकते हो लिया, क्योंकि बिल्कुल 100% में कन्फर्म नहीं था कि ग्रेन साइज के ऊपर ही होती है। लेकिन हाँ भाई, टेक्सचर सोयल महसूस करने में कैसी है भाई, दानेदार है, खुरदुरी है, बिल्कुल स्मूथ है, तो ग्रेन साइज के ऊपर ही वो डिपेंड करेगी बिल्कुल। 12th नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट परटेनिंग टू द स्ट्रक्चरल प्लाईवुड एज पर IS 10701/2012। अब IS कोड का क्वेश्चन, और वो भी ऐसा IS कोड जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा था, तो इसको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत भी क्या है। आप देख सकते हैं मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, नॉट अटैम्प्टेड। और इसके अंदर भी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट हैं जो ठीक होने के चांस थे ही नहीं, तो इसको अटैम्प्ट मत करो। तो अब तक 3 या 4 क्वेश्चन IS कोड के ऐसे आए हैं जो मैंने एक भी अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट मतलब इस टाइप का डाटा बेस क्वेश्चन है जो अटैम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, और नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर, तो आप नेगेटिव ही करोगे। आप अगर इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करके भी और बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाते हो। 13 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट थी और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में था, हमें यह आइडेंटिफाई करना था कौन सा इसने ठीक मैच किया हुआ है। तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिप्सम कंटेंट को कम कर देते हैं OPC के कंपैरिजन में, ताकि वो जल्दी सेट हो जाए। तो बिल्कुल ठीक बात थी ये, क्विक सेटिंग में जिप्सम कम कर देते हैं और एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह को इंक्रीज करते हैं ताकि जल्दी क्विक हो। फिर सेकंड थी लो ईट सीमेंट, यूज ऑफ रिड्यूस C2S कंटेंट एज कम्पेयर टू दैट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो लो ईट सीमेंट के अंदर तो C2S कंटेंट को बढ़ा देते हैं हम, लेकिन ये कह रहा है कम, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अब इसके अंदर केवल सेकंड स्टेटमेंट को गलत होते ही 2, 3 एंड 4 तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ओनली ऑप्शन 1 ठीक बचता है। ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। फिर थी सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, क्या होती है जिसके अंदर C3A कंटेंट 5% से ज़्यादा नहीं होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो 1 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने आंसर किया है और ठीक हुआ ये मेरा, और ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब तक आप देखते हुए भी चल ही रहे हो कि जैसे मैंने बेसिक अटैम्प्ट किया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट लेबल एज असर्शन एंड रीजनिंग रिगार्डिंग द परमिएबिलिटी। अब इसके अंदर स्टेटमेंट असर्शन था, परमिएबिलिटी ऑफ सोयल कंटिन्यू टू डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द ड्राई डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सोयल। जो परमिएबिलिटी होती है, तो जो कोई सोयल है अगर उसकी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो पार्टिकल बिल्कुल पास में होंगे, बिल्कुल पास में होंगे तो परमिएबिलिटी कम होएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीज़न इसका क्या है, सोयल एंड वाटर आर कंप्रेसिबल इन नेचर, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। सोयल और वाटर कंप्रेसिबल थोड़ी ना होते हैं, तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ए ट्रू है, आर फॉल्स है। इजीली होने वाला क्वेश्चन था, ये मैंने कर दिया था। 15th नंबर जो क्वेश्चन है, ए कॉलम विद लेंथ B एंड ब्रेथ D इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड विद इसेंट्रिसिटी E, बेंडिंग स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे को आता नहीं था, इसको मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसेंट्रिक लोड वगैरह जब किसी कॉलम पे लगता है और उसके अंदर कितना बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, तो नॉर्मल रूटीन के अंदर हम इस चीज़ को जेई के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते, तो ये मैंने अटैम्प्ट भी नहीं किया।
वैसे अगर मैं इस पर तुक्का लगाना चाहूँ 6p/b² मेरे को यहीं लग रहा था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि 6p/b² ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार मतलब इस टाइप का टर्म आता है, लेकिन फिर वही बात है, नेगेटिव होने से अच्छा करो ही मत। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने ये 15 क्वेश्चन देखे हैं। इससे बस आपको सीखना वाली जो मेन चीज़ यही थी कि 3 या 4 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको दिखाया जो IAS कोड के थे, बिल्कुल नया IAS कोड था, रटने वाले क्वेश्चन थे। अगर किसी ने IAS कोड को उसको पढ़ा होता तो कर देता, लेकिन हमें 10-12 सब्जेक्ट हैं, अपने उन सब्जेक्टों को पढ़ना है, ना कि इस टाइप के जो IAS कोड के अंदर भी अंदर घुस के कोई डाटा है उसको पढ़ना है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सीख के जा सकते हो कि इस टाइप के डाटाबेस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट मत करना, क्योंकि इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से आपका सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, और इन क्वेश्चन को अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो आप सिलेक्शन के उतने ही नज़दीक हो जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट ही मत करो। तो ठीक है दोस्तों, 15 से जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए। जब ये पूरी वीडियो आप देखेंगे कैसे मैंने अटैम्प्ट किया, आप कम से कम अपने 20-30 नंबर का तो आपको केवल वीडियो देखने से इंक्रीज़ हो जाएगा कि पेपर को अटैम्प्ट आखिर करना कैसे होता है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना होता है और कौन से क्वेश्चन को ढूंढ कर करना होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।